नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर बीजेपी का वो कौन सा एमवाई फैक्टर है जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है? फिर जिस पीडीए के सहारे उन्होंने 2024 में चमत्कार किया था, उस पीडीए की जिस तरह से हवा निकली है, दरअसल उसने समाजवादी पार्टी को संकट में डाल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में वो कौन सा फार्मूला है जिसे लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में उतर रही है। दूसरा, पंजाब में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है जो सीधे तौर पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि वहां का जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके लिए भी एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। तो वो क्या है उसको भी जानेंगे, लेकिन पहले उस अभियान की बात कर लेते हैं जो राम मंदिर को लेकर चलाया जा रहा था। उस बाबत जिस तरह के तथ्य अब सामने आए हैं और बाकायदे ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे रखा है, और जिसके कारण उन तमाम लोगों के अभियान तो पंचर हुए ही हुए हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति की जा रही थी वह भी साफ हो गई है। लेकिन पहले क्या कुछ सामने आया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो मामला राम का, दूसरा उत्तर प्रदेश में चुनाव, तीसरा बीजेपी की कुल राजनीतिक पूंजी जो है वो उसी राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहला जो दांव चला गया वो यही कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी पूंजी है उस पूंजी को ही क्या कर दिया जाए, कलंकित कर दिया जाए और यह स्थापित कर दिया जाए कि साहब बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का सिर्फ स्वांग रचती है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो लोग इस तरीके का भ्रम फाले हुए बैठे थे उन्हें करारा झटका लगा है और उनके गाल पर जोरदार तमाचा। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस काकभूसुंडी को भी दिखाया गया जिसके लिए बाकायदे अभियान चल रहा था कि साहब काकभूसुंडी भी गायब हो गया। वो पूर्व सचिव जो हैं उन्होंने कहा कि साहब हमने तो रामायण दी थी, रामायण का भी पता नहीं है। तो वो सारी चीजें जिनके गायब होने का झूठा दुष्प्रचार किया जा रहा था वो सब मीडिया को दिखाया गया। अब सरकार को यह भी करना चाहिए कि ये जो लोग इतना सब दान दक्षिणा दिए हैं थोड़ा उनकी भी पड़ताल करनी चाहिए कि दरअसल वो उनके पास ही आया कहां से, और वो जो पूर्व सचिव हैं वो तो ब्यूरोक्रेट थे तो उनके पास कहां से आ गई। ये तमाम चीजें हैं जिसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब वित्तीय हेराफेरी का मामला आया जिसे ट्रस्ट ने माना, तो उस हेराफेरी के आने के बाद लोग इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ भी देखने लगे और उसके बहाने तमाम तरह की ऊल जलूल और भ्रामक चीजें चलाने लगे। तो इसलिए इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मसला सिर्फ इसका नहीं है कि आप बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने में लगे हुए थे। मामला उससे बड़ा है, इसलिए इसकी बाकायदे पड़ताल होनी चाहिए और एसआईटी को जांच महज इसकी नहीं करनी चाहिए कि क्या वित्तीय हेराफेरी हुई, बल्कि जांच इसकी भी योगी आदित्यनाथ को करानी चाहिए कि जो लोग दुष्प्रचार की मशीन का हिस्सा बने हुए थे उनकी दरअसल मंशा क्या थी, उनका अपना राजनीतिक हितलाभ क्या था। यह बात जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि किस तरह की साजिश और षड्यंत्र इस मंदिर के सहारे और बहाने रची जा रही थी। एक बात यह बड़ी महत्वपूर्ण थी जानना और इस पर चर्चा करना, क्योंकि यह मामला पिछले कई दिनों से तूल पकड़ा हुआ है। तमाम जो संचार माध्यम है उन माध्यमों में इसके इस मसले को लेकर तमाम तरह की भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन साहब अब मिल गया है तो जिसका जो मन कहे वो बोलता रहे। तो इस लिहाज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश की कर ही रहे हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इनका जो है मॉरल हाई है। क्यों? क्योंकि 2024 में अखिलेश का पीडीए काम कर गया था। उस पीडीए की वजह से सपा और कांग्रेस के गठबंधन को जो है 40-42 सीटें मिल गई। तो साहब इनको लगा कि बस अब यहीं से जो है सारी चीजें कर ली जाएंगी, और उसमें दलित
वोट की भूमिका रही, तो उस लिहाज से देखिए राजेंद्र पाल गौतम को उतार दिया गया। लेकिन बीजेपी भी आप डाल तो ये पात बीजेपी समझ गई कि किस तरह की रणनीति चल रही है। पहला और जो बड़ा काम हुआ है, मैं आऊंगा एमवाई पर, एमवाई तो बड़ा रोचक है, लेकिन पहले बीजेपी ने जो काम किया है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनके पीडीए को एक तरह से कहा जाए कि नेस्तो नाबूद कर देने के लिए ये जो एक दुष्प्रचार हो रहा था, उस दुष्प्रचार से पर्दा उठाया गया पीसी के जरिए। दूसरी जो चीज हुई, आप कहें कि राजनीतिक दल के तौर पर, उसमें एक तो पूरा संगठन अपना इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया और उसे पीडीए के फार्मूले पर उतार दिया। दूसरी चीज, अभी नितिन नवीन आए हुए थे। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, पुराने जो अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के उनके साथ भी बैठक की, और कुल कवायद ये रही कि कहाँ कहाँ अपनी कमजोरी है और उसको कैसे दूर करना है। इस बाबत तकरीबन 75 विधानसभाओं को चिन्हित किया गया है जहां हार जीत का अंतर बहुत कम है, और उन 75 विधानसभाओं पर सबसे ज्यादा काम करने की दरकार शुरू की गई है। इसके अलावा जो लोकल स्तर पर समस्याएं हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया जा सका है या जिस चीज को लेकर लोग नाराज हैं, उसकी भी जानकारी जुटाई गई है। नितिन नवीन वो एक तरह से आप कहा जाए कि पूरा एक खाका लेने आए थे कि कहां कहां कमियां हैं जिसे सुधारना है और किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। उस मजबूती में जातीय समीकरण वाला क्या मसला है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब जो बीजेपी का एमओआई है उसने परेशान कर दिया है किसको? अखिलेश यादव को। देखिए, मुलायम सिंह यादव इस एमओआई के जरिए यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के जरिए 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार अखिलेश यादव बने। उसके बाद में क्या हुआ कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो इनका एमओआई जो है वो फेल कर गया। तब अखिलेश यादव ने पीडीए चुना कि साहब पीडीए का दांव चला, जो एक हद तक सफल भी रहा। अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ 2027 के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, 2029 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से यहां पर बीजेपी ने अपना एमवाई दांव चल दिया। एमवाई मतलब एम मतलब मोदी और वाई मतलब योगी। ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर ने समाजवादी पार्टी की सांसें अटका दी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं वो थोड़ा आपको विस्तार में बताता हूं। अभी ये जो राम मंदिर वाला मसला चल रहा है, तो इस पर यह हुआ कि भाई जमीन पर क्या है, किस तरह की प्रतिक्रिया है लोगों की। तो एक नाराजगी जरूर दिखाई दी, लेकिन बड़ी चीज ये है कि आप अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ को लेकर आप तमाम तरह के आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन दिखाई दे रही है सब जगह, वो है योगी का बुलडोजर, यानी लॉ एंड ऑर्डर। इसे लेकर एक अलग ही माहौल है, अलग एकदम। बात करिए आप गांव वगैरह में तो लोग सीधे कह रहे हैं कि भाई कम से कम इन 9 सालों में एक काम तो नहीं हो रहा है, वो ये कि रास्ते में छिनैती नहीं हो रही है। दूसरा काम क्या हो रहा है, उनका जो है पशु कोई खोल कर नहीं लेके चला जा रहा है, यानी उनकी चोरी नहीं हो रही है। ये सब एक दौर में आम बातें हुआ करती थी। ये वो चीज है जो सबसे बड़ा फैक्टर किसके साथ काम कर रहा है? योगी आदित्यनाथ के साथ। बाकी और चीजों में आप किंतु परंतु ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मसला है, इस मसले पर ठिठक गए हैं लोग। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना, सरकार से आम आदमी क्या चाहता है? पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि साहब कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त हो, क्योंकि सब आदमी जानता है कि सरकार उनके यहां हल चलाने नहीं आएगी, ठीक है, उनका गेहूं धान काटने नहीं आएगी, और वो चाहती भी नहीं कि सरकार इसके लिए है। उसकी सरकार से बस एक मांग है कि साहब कानून और व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। उस लिहाज से योगी आदित्यनाथ की कोई काट नहीं। दूसरी और बड़ी चीज, डबल इंजन वाला मसला, वहां मोदी यहां योगी। तो ये जो डबल इंजन वाला मसला है
उस मसले के सहारे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाना है। ये बात नितिन नवीन ने बड़ी साफ तौर पर कह दी जब यहाँ वो अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं से को संबोधित कर रहे थे। तो बड़ा बहुत स्पष्ट तौर पर तो बीजेपी जो है वो अपने एमओआई के सहारे इनके पीडीए और एमओआई सबको ध्वस्त करने में लगी हुई है। ये उनकी एक बड़ी आप ये कहें कि स्ट्रेटेजी है। दूसरा, पंजाब में तो गजब हो रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक तो आम आदमी पार्टी में ही खरमंडल मचा हुआ था। ठीक है, उनके सांसद वगैरह चले गए, एमएलए का पता ही नहीं है, कोई कह रहा है 50 टूट जाएंगे, कोई कह रहा है 58 टूट जाएंगे, जो भी टूटे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए वहां सिचुएशन जो है बड़ी खराब है क्योंकि उनके अपने लोग ही बागी हो गए हैं। ठीक है, और जो परिस्थितियां उसमें लग नहीं रहा है कि जिन लोगों को टिकट दिया गया था वो दोबारा जीत कर आएंगे, इसलिए भी वो लोग परेशान हैं। और आप डर देखिए, अभी ये जो महिलाओं को पैसा वैसा देने वाली बात इन लोगों ने चुनाव के समय की थी, वो अब शुरू किया गया है। क्यों? पंजाब सरकार डर गई है इस बात को लेकर कि साहब कुछ भी हो सकता है, और पूरा बीजेपी वहां एक्टिव ही है। दूसरी तरफ आप देखिए, आम आदमी पार्टी की दुर्दशा तो हो ही रही है। कांग्रेस का भले ही वहां एक मजबूत संगठन रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद आप देखिए उन्होंने चरणजीत चन्नी के साथ प्रयोग किया था, क्योंकि वहां जट सिख और जो आप कहें कि दलित समाज है उनको जोड़कर इन लोगों को लग रहा था कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन बना लेंगे और पंजाब जीत जाएंगे। लेकिन वो मसला बन नहीं पाया था कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस अपने उस प्रयोग में जो है पूरी तरह से विफल हो गई। अभी देखिए चन्नी साहब ने जो है वो बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पहले तो चन्नी साहब ने अपना बैठक की, अभी जो है जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल वो आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग बाइकआउट करेंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पंजाब में अब दूसरी बार बिखरने जा रही है। उधर मनीष तिवारी नाराज है ही हैं, इधर सुखविंदर सिंह रंधावा जो है वो जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल ही लिए हैं। चर्चा तो और लोगों के भी मिलने की है, लेकिन वो खबरें अपुष्ट हैं, इसलिए नाम वाम लेने कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर वहां जो कांग्रेस की इकाई है, वो इकाई और इकाई में भी कहें जो वहां ओल्ड गार्ड है, वो कम से कम जिस तरह से राहुल गांधी चलाना चाह रहे हैं, किसी भी वेणुगोपाल चलाना चाह रहे हैं, वो उस लिहाज से चलने को तैयार नहीं है। और जब तैयार नहीं है तो बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है कि जिस तरह से उसने पश्चिम बंगाल में एक बड़ा उलटफेर किया है, उसी तरह से पंजाब में भी किया जाए। तो उस बाबत 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे काम हो रहा है। जी हाँ, 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी है पंजाब में, वहां सारी की सारी जो है विधानसभाओं पर बीजेपी गुड़ा भाग बिठा रही है। इसलिए बड़ी बात नहीं है कि पंजाब भी इस बार चौंका दे। एक और स्टेट है जहां आप ये कहें कि पुरजोर तरीके से बीजेपी लगी हुई है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना गया है, जहां मतलब जिसे वो कमजोर मान रहे हैं, और वहां पर काम हो रहा है। बड़ी चीज आप देखिए कि नितिन नवीन इन सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं, और दौरा करके प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो कि हमें यहाँ कौन सी स्ट्रेटजी पर काम करना है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो बीजेपी मिशन मोड में लग गई है और वो बड़े उलटफेर के मूड में है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।